वेलकम टू ऑल इंजीनियर्स। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मेरा पहला क्लास है, थोड़ा सा नर्वसनेस है। देखते हैं आगे कैसा होता है। देखिए, डीसी मशीन स्टार्ट करते हैं। पावर सिस्टम का नोट्स हम आपको भेज चुके हैं और सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो इस सेमेस्टर का है मशीन है, जिसमें डीसी मशीन और ट्रांसफार्मर पढ़ना है आपको। डीसी मशीन में कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक हमारा ये होगा जनरेटेड ईएमएफ इन डीसी मशीन। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा पीछे का बहुत शॉर्ट में हम आपको रिकैप कराते हैं। देखिए, स्टार्ट किए थे इसके कंस्ट्रक्शन से कि डीसी मशीन में एक स्टेटर पार्ट है, सबसे बाहर वाला जो है योक जिसको कहते हैं, ये ठीक है योक, जो आप जानते हैं इसका किस टाइप का होता है और क्या होता है, ये सब लोग पढ़ चुके हैं। योक बाहर वाला पार्ट है जो दिखता है हम लोग को बाहर से, और ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि योक में हमेशा मशीन के अंदर में जो फ्लक्स है उसका हाफ फ्लो करता है 5/2। अगर अंदर में 5 है तो योक से 5/2 पास करेगा, देखेंगे अभी उसको। इसके अलावा स्टेटर की बात करें तो इसमें एक और चीज होता है जिसको कहते हैं पोल को। अच्छा, एक और बात, क्योंकि योक से जो मैग्नेटिक फील्ड पास करता है उसका नेचर होता है डीसी, इसलिए योक इज अनलैमिनेटेड। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जहां भी एसी मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा जिस भी पार्ट से, उसमें एडी करंट डेवलप होने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए उसको लैमिनेटेड रखते हैं। लेकिन योक से पास करेगा डीसी मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए योक इज अनलैमिनेटेड। साथ साथ जो आपका पोल कोर है, पोल कोर अनलैमिनेटेड, दोनों तरफ रेक्टेंगुलर पोल कोर होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, बीच में जो इसके मूवमेंट वाला पार्ट है रोटर, यस, ठीक है, थोड़ा सा फिगर ये है बट आप समझ रहे हैं। और पोल कोर के अलावा एक और चीज जो स्टेटर का पार्ट है वो है पोल सू, उसको बना लेते हैं। पोल सू ऐसा, ठीक है, सिमिलरली इधर का पोल्सू क्यों हम लोग रखते हैं, इसके कारण हम लोग पढ़ चुके हैं आगे पिछले क्लासेस में कि हायर ये अगर सिर्फ पोल को रहता तो एयर गैप ज्यादा रहता। देखिए, ये आयरन का पार्ट है आपका कंप्लीटली, योक का पोल भी स्टील का है, और बीच का ये जो पार्ट्स है ये पूरा का पूरा एयर है ना। योक, पोल कोर, पोल्सू, रोटर, और बीच का ये जो है ये सारा का सारा एयर है। एयर गैप जितना ज्यादा होगा, सेम आप टर्न्स लगाएं, सेम करंट दें, एयर गैप ज्यादा होगा तो आपका रिलक्टेंस ज्यादा होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स कम बनेगा। इसलिए एयर गैप जितना कम से कम हो उतना हम लोग कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर सिर्फ पोल को रहता तो एयर गैप ज्यादा रहता, तो पोल, उसके लिए पोल सू लगाते हैं ताकि एयर गैप कम हो। ठीक है, और भी कारण है। अब देखिए, यहां से लेकर के फिगर तो उतना ये नहीं बना अच्छा, लेकिन जहां से लेकर के जहां तक पोल्सू है उन सभी जगह तक एयर गैप आपका यूनिफॉर्म है, एक जैसा लगभग ऑलमोस्ट, और यहां से यहां के बीच में एयर गैप ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है। अब इसमें ये तो कंस्ट्रक्शन है, फिर ये स्टेटर का पार्ट ये हो गया, योक, पोल कोर, पोल्सू, रोटर का पार्ट ये हो गया। उसके बाद डीसी मशीन में एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होता है कम्यूटेटर, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। कम्यूटेटर किस तरह से क्या काम करता है, आगे एक बार और इसको पढ़ना है कम्यूटेशन प्रोसेस में। लेकिन फिलहाल ये कम्यूटेटर, और कम्यूटेटर में हम लोग जानते हैं कि
बीच में मिका इंसुलेशन के साथ ये बीच का जो ब्लू है ये मिका इंसुलेशन है, और अंदर का जो पार्ट है ये कॉपर है। और इसके बाद जो आपको फ्रंट व्यू आप इसका देख रहे हैं, ये जो पार्ट है दिस इज योर शाफ्ट, कम्यूटेटर, रोटर। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, ब्रश, जो कि कम्यूटेटर के ऊपर ही लगा रहेगा। कितने ब्रश होंगे, क्या होंगे, वो हम लोग देख चुके हैं। वो डिपेंड करेगा किस तरह की वाइंडिंग आप कर रहे हैं, लेफ्ट वाइंडिंग कर रहे हैं, वेव वाइंडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये एक बेसिक कंस्ट्रक्शन है इसका। उसके बाद वाइंडिंग्स पे आते हैं। तो जो आपका पोल कोर है, इस पे हम लोग फील्ड वाइंडिंग करते हैं, जिसका पर्पस होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना, और फील्ड वाइंडिंग से हम लोग डीसी सप्लाई देते हैं। तो ये जो इस पे वाइंडिंग है, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमको नॉर्थ पोल बनाना है, यहाँ पे साउथ पोल बनाना है, तो नॉर्थ पोल मतलब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड को निकलना चाहिए। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, तो निकलना चाहिए मतलब कि करंट का डायरेक्शन आपका इस तरह से होना चाहिए, तब जाकर के ये राइट हैंड जो रूल है, इधर से करंट जाएगा, ऊपर से निकलेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा। तो इधर से जाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे डॉट, करंट गया, निकला, यहाँ से ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। सिमिलरली ये नॉर्थ बनेगा तो ये साउथ बनेगा, सेम डायरेक्शन रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर से निकल के इसमें आना है। तो सेम आप रखिए यहाँ क्रॉस डॉट, तो ये बन जाएगा साउथ, ठीक है। और यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड जाता है, अगर इसको हम रेड से थोड़ा दिखाएं कि ये अगर दो लाइन लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, अगर ये इस तरह से, तो ये कई सारे लाइंस होंगे, है ना, और कुछ ज़्यादा लें तो आपको और थोड़ा क्लियरिटी आएगी। जैसे ये 4 लाइन समझे हैं, ठीक है, तो ये इस तरह से ऐसे होते हुए, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप ये मत समझिए कि मैग्नेटिक फील्ड कम्यूटेटर से पास करेगा। कम्यूटेटर और कम्यूटेटर का जो पार्ट है वो बाहर की तरफ है। मॉडल में मैंने बताया था आपको कि रोटर और ये स्टेटर, ये दोनों तो बिल्कुल आमने सामने होते हैं। यहाँ स्टेटर अगर है यहाँ, और ये अगर ये मेन ये शाफ्ट है आपका, इसके ऊपर रोटर, यहाँ स्टेटर। तो अगर ये लेवल है, अगर इस लेवल के पीछे रोटर है आपका, और रोटर के इधर साइड से पोल्सू, इधर से पोल्सू, तो कम्यूटेटर उससे आगे होगा। मतलब कम्यूटेटर इज नॉट प्रेजेंट इन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक में आगे है, ठीक है। तो ये फिर इस तरह से नीचे से अगर हम बनाएं, ठीक है, और ये यहाँ पे जो फील्ड है वो अपना रास्ता ऐसे बनाएंगे। ये हम लोग देखे थे सिमिलरली 4 पोल के लिए देखे थे किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का ओरिएंटेशन है, ठीक है ना। ये एरो देते हैं अगर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं अगर ये बीच में जो फ्लक्स है अगर वो फाई है, तो आधा 4 लाइन यहाँ से निकले, रोटर से 2 इधर से गया, 2 इधर से गया, 4 लाइन यहाँ पोल कोर में, लेकिन योक में हमेशा 5/2 ही जाएगा, जो बात हम पहले कहे। तो ये एक बेसिक चीज हम लोग देखे थे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वाइज। तो इस वाइंडिंग को फील्ड वाइंडिंग कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और रोटर पे स्लॉट्स बना करके भी वाइंडिंग की जाती है, जिसको हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। और उसमें अगर जनरेटर होगा तो रोटर के उस वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होगा, जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल, शाफ्ट को मूव करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, शाफ्ट को मूव करेंगे, क्या क्या मूव होगा, शाफ्ट को मूव करेंगे, आपका कम्यूटेटर भी मूव होगा, ब्रश विल रिमेन स्टेशनरी, रोटर भी मूव होगा, और रोटर के आर्मेचर वाइंडिंग भी मूव करेंगे इस मैग्नेटिक फील्ड में, जो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। तो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, जिसका की फॉर्मूला हम लोगों को निकालना है। इसमें आगे बढ़ते हैं इसमें। तो देखिए इसमें जो है एक और बात ये थी कि, तो ये आपको इसका कंस्ट्रक्शन का पार्ट जो थोड़ा बहुत हम लोग समझे हैं।
हाँ, एक और चीज हमने देखा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डीसी मशीन का है, जो कि इसको किसी भी दूसरे मशीन से डिफरेंट करता है, वो है इसका कम्यूटेटर वाला पार्ट। देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, बस हम रिवाइज आपको करा रहे हैं कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि आर्मेचर वाइंडिंग चाहे वो किसी भी मशीन का हो, डीसी मशीन हो या एसी मशीन हो, अगर जनरेटर है तो कॉइल्स में या जो जिसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा वो हमेशा एसी ही होगा। लेकिन डीसी मशीन का मतलब क्या है कि ये हमको डीसी आउटपुट दे, तो एक कोई डिवाइस लगाना होगा हमको जो कि अंदर जो आर्मेचर वाइंडिंग में जो एसी प्रोड्यूस होता है उसको डीसी में कन्वर्ट करे। तो ये यहाँ पर कम्यूटेटर है। जनरेटर के केस में कम्यूटेटर एक्ट्स एज अ मैकेनिकल रेक्टिफायर। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई डायोड वगैरह लगा हुआ है या ब्रिज डायोड है जिससे कि रेक्टिफाई करता है, नहीं, ये मैकेनिकली रेक्टिफाई करता है। वी हैव सीन इट, हम लोग देख चुके हैं इसको, आगे भी देखेंगे एक बार। तो जनरेटर केस में अंदर में रोटर के कॉइल्स में जो एसी इंड्यूस होगा उसको डीसी में कन्वर्ट करके ब्रश को देगा आउटपुट, ताकि डीसी लोड आप लगा सकें। और मोटर के केस में जब मोटर मतलब डीसी मोटर मतलब ऐसा मोटर जो कि डीसी सप्लाई ले, फॉर एग्जांपल ट्रक में जो फैन वगैरह चलते हैं जो बैटरी से चलते हैं, देयर आर मेनी एग्जांपल, बाइक का स्टार्टर्स, मेनी एग्जांपल्स। तो मोटर ऐसा डीसी मोटर जो डीसी सप्लाई ले और मैकेनिकल मूवमेंट दे, तो डीसी सप्लाई तो ब्रश से आ जाएगा। लेकिन हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर डीसी सप्लाई ही कॉइल को दे दिया जाए आर्मेचर के कॉइल पे, तो मोशन कंटिन्यूअसली सर्कुलर नहीं होगा। हम लोग पढ़ चुके हैं एक वाइपर की तरह ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट होगा। तो कंटिन्यूअस मूवमेंट के लिए ये जो आपका कॉइल्स हैं रोटर पे, उनको एसी चाहिए। तो फिर यहाँ पे जो इनपुट आया ब्रश से डीसी, उसको कॉइल में एसी में बदलने का काम कौन करेगा? कम्यूटेटर करेगा। तो डीसी कई बार कंपटीशंस में पूछ चुका है कि इन अ डीसी मोटर कम्यूटेटर एक्ट्स एज तो मैकेनिकल इन्वर्टर, and in a generator commutator acts as mechanical rectifier। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज मैंने बताई। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए इसके बाद हमने एक दो चीज और बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस फिगर को फिर से एक बार बनाएंगे, लेकिन इतना ब्रॉड में नहीं बनाएंगे, थोड़ा छोटा बनाएंगे। इसके अलावा एक और चीज जो हम लोग पढ़े, कॉइल्स और ये सब। देखिए हम आपको एक सिंपल अबिक फिगर बनाते हैं। एक रोटर, ये रोटर है और इसके दोनों तरफ ये पोल्स। ये देखिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पोल्सू जो है इसका पोल्सू और रोटर के बीच का जो गैप है ये लगभग यूनिफॉर्म है। ये भी हम लोग अभी थोड़ा सा देखेंगे। Suppose here it is north pole and here it has been developed साउथ पोल। ये रोटर है और इसके बीच में हम सिर्फ एक शाफ्ट को दिखा रहे हैं। ठीक है, अब इस पे वाइंडिंग्स हम लोग करते हैं। आप लोग पढ़ चुके हैं दो तरह की वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, बहुत अच्छे से हम लोग सब पढ़ चुके हैं कि किस स्लॉट में इन करेंगे, किधर से निकालेंगे, फ्रंट पेज, बैक पेज, वाइंडिंग पेज, कम्यूटेटर पेज, ऑल वी हैव डिस्कस्ड। एक बार आप नोट्स रिवाइज कीजिएगा। अब इसमें दो चीज अभी पहले हम आपको बताएंगे। पहला तो ये है कि देखिए फ्लक्स जो डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी B इक्वल टू 5/8 टेस्ला। जब हम लोग यहाँ पे वाइंडिंग करेंगे, फील्ड वाइंडिंग, तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो तो फाई है, लेकिन B टेस्ला, ये फ्लक्स डेंसिटी, ये क्या है? फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया ऑफ मतलब कहां बन रहा है फ्लक्स, ये है। तो जैसे यहां पे देखिए, ये यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा ऐसे, और उसके बाद ये इस तरह से क्रॉस करके इसमें इन करेगा इस तरह से। ठीक है, अब हमने पढ़ा था सीरीज मैग्नेटिक सर्किट। तो आप देखिए कि ये जो सीरीज मैग्नेटिक सर्किट में मतलब ये जो मैग्नेटिक लाइन जो पास कर रहे हैं, इसके मैग्नेटिक सर्किट में क्या क्या है? ये आयरन है,
ये एयर गैप है, फिर ये आयरन है, फिर ये एयर गैप है, फिर ये आयरन है, फिर योग का होगा पार्ट। तो यानी कि हम लोग पढ़े थे कि जब हम लोग मैग्नेटिक सर्किट का एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हैं तो यहाँ पर Ni लेते हैं MMF, यहाँ पे फ्लक्स लेते हैं और यहाँ पे रिलक्टेंस लेते हैं, जैसे इसके यहाँ पे रिलक्टेंस लेते हैं, ये सब रिलक्टेंस है ना। और इसमें भी हमने देखा था कि जो आपका आयरन का पार्ट है इसका रिलक्टेंस है, फिर एयर गैप का भी रिलक्टेंस है, फिर आयरन का इसका रोटर का रिलक्टेंस है। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था इसमें। तो इम्पोर्टेंट मेरा ये कहना है कि एयर गैप का रिलक्टेंस ज़्यादा होता है। जिस तरह से इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो करंट का फ्लो कम होता है, उसी तरह से मैग्नेटिक सर्किट में अगर रिलक्टेंस ज़्यादा हो तो फ्लक्स की वैल्यू कम जाएगी, इवन आप Ni अगर सेम रखें तो। इसलिए एयर गैप आयरन के पार्ट्स का या स्टील का या अल्निको जो भी यूज करते हैं उनका रिलक्टेंस कम होता है, एयर का रिलक्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो एयर गैप जितना कम हो उतना अच्छा है। तो ये जो एयर गैप है इसको कम करने के लिए तो हमने ये यूज किया, तो ये एयर गैप को कम रखना है। तो ये है, इसमें ये बताना था हमको कि हाँ फ्लक्स डेंसिटी जो B है वो phi पे डिपेंड कर रहा है और A पे एरिया ऑफ एयर गैप। एयर गैप एरिया, देखिए यहां से लेकर के यहां तक एयर गैप लगभग यूनिफॉर्म है। अगर इस पॉइंट को हम नाम दें A, इस पॉइंट को नाम दें B, इस पॉइंट को नाम दें C और इस पॉइंट को नाम दें D, ठीक है। ठीक, थोड़ा सा और ले लें, सपोज यहाँ पर A डैश, यहाँ पे B डैश, यहाँ पे C डैश, यहाँ पे D डैश, और ये देखने का प्रयास करें कि फ्लक्स डेंसिटी का नेचर कैसा है। हाँ, तो अगर देखिए अगर हम एक ये बनाना चाहें ग्राफ B का अलग अलग पोजीशंस के लिए, जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं A डैश, B डैश, C डैश, D डैश, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो पार्ट है यहाँ पे एयर गैप बहुत ज्यादा है, इधर योग ऐसे होगा ऊपर से, लेकिन एयर गैप यहाँ काफी ज्यादा है। एयर गैप काफी ज्यादा है, B = 5/A। एयर गैप का एरिया बहुत ज्यादा है तो फ्लक्स डेंसिटी बहुत कम होगी। तो ये जो पॉइंट है जिसको कि इंटरपोलर जोन भी कहा जाता है, दो पोल के बीच का पार्ट, यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी को 0 माना जाता है। कुछ होगा जरूर, लेकिन एयर गैप का एरिया क्योंकि बहुत ज्यादा है इसलिए यहाँ पर जो फ्लक्स डेंसिटी है उसको 0 मानते हैं। क्यों? क्योंकि A इज 0, ठीक है, मतलब फ्लक्स डेंसिटी यहाँ होगा ही नहीं। तो ये कुछ ये यहाँ पर A पे 0। अब जैसे ही अब जैसे जैसे हम इसमें इन करेंगे वैसे वैसे एयर गैप का एरिया कम होगा और फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू बढ़ेगी। अब ये A डैश पे, ये A डैश पे मान लीजिए ये बढ़ करके इतना हुआ, या A डैश से थोड़ा पहले ही ये वैल्यू कुछ यहाँ पे आई, ठीक है। और यहाँ से लेकर के ये B डैश के थोड़ा देर बाद तक, चूंकि आपका जो एयर गैप है, एयर गैप का एरिया है वो यूनिफॉर्म है, इसलिए फ्लक्स डेंसिटी भी यूनिफॉर्म होगा। इसीलिए फ्लक्स डेंसिटी आप बुक्स वगैरह में देखेंगे तो उसमें बोलेगा फ्लक्स डेंसिटी, ये पीएस बिमड़ा वगैरह में थोड़ा सा ये दिया है एज्यूम टू बी साइनोसॉइडल, एज्यूम, लेकिन एक्चुअली में ट्रेपेजॉइडल। कंपटीशंस में भी अगर फ्लक्स डेंसिटी का नेचर कैसा होगा तो ट्रेपेजॉइडल। ये तो उसके बाद फिर C पर आकर के 0, C पर आकर 0, फिर C डैश से लेकर के D डैश तक फिर से यूनिफॉर्म होगा। लेकिन
ये जनरली एक कन्वेंशन है कि हम लोग साउथ की तरफ फ्लक्स डेंसिटी को पॉजिटिव मानते हैं, और जब ये नॉर्थ की हम बात करें तो ये पता चलने के लिए कि ये साउथ पोल का फ्लक्स डेंसिटी बता रहा है और नॉर्थ पोल का अलग बता रहा है, तो उसके लिए इसको हम नीचे लेते हैं, और सी डैश से लेकर के फिर आपको टी डैश आगे तक ये, फिर यहाँ पर ये किसका है, नॉर्थ पोल का। तो फ्लक्स डेंसिटी का नेचर कुछ इस तरह का आपका ट्रेपेजॉइडल है, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक फ्लक्स डेंसिटी ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद एक और जो चीज समझना है इसमें, उसके बाद हम लोग अपने मेन टॉपिक पर आ जाएंगे। देखिए, हाँ, रोटर, ये रोटर है, और रोटर पे हम लोग जानते हैं कि हम लोग स्लॉट्स बनाते हैं और उसमें आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं। तो सपोज कि हम यहाँ पर अगर एक स्लॉट है और हम लोग ने ये पढ़ा कॉइल पिच, पोल पिच, ये सब थीटा मैकेनिकल, थीटा इलेक्ट्रिकल, हमने पढ़ा कि थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू P/2, थीटा मैकेनिकल, ये सब चीजें पढ़ी। तो अभी हम एक कॉइल के ऐसा कर रहे हैं कि एक वायर ले रहे हैं, उसको यहाँ ऊपर में डालें। आपको पता है ये जो आप देख रहे हैं ये फ्रंट व्यू देख रहे हैं, एक्चुअली में ये पूरा का पूरा सिलेंड्रिकल होगा पीछे तक। तो ये अगर हम एक वायर लें, उसको इसमें इन करें अंदर और पीछे तक ले जाएं, और पीछे तक ले जा करके फिर पीछे से उसको यहाँ नीचे से ऐसे बाहर निकालें, है ना। तो ये हो जाएगा सिंगल टर्न, एक टर्न। इसको मैंने बताया भी था आपको, अगर आपने वायर को डाला तो एक एंड होगा उसका पीछे वाला और एक एंड होगा सामने वाला। सामने वाला एंड को अगर ए नाम दें, और इस चीज को अगर हम यहाँ इस तरफ दिखाएं, ये ए पार्ट, ये बाहर वाला पार्ट, इसको हम ऐसे दिखाएं, ये ए है, ठीक है। और इसके पीछे जो पार्ट गया, मतलब ऐसा, ये हमने ऐसे वाइंडिंग किया ऐसे, उसके बाद ये वाइंडिंग ऐसे हो जाएगी नीचे, ये, उसके बाद ये नीचे, और फिर नीचे से फिर एक वायर ऐसे निकालेंगे। तो ये जो बाहर वाला पार्ट है ये ए है, पीछे वाला पार्ट को हम नाम दे रहे हैं ए डैश। फिर जो ये वाला जो पार्ट है, जो ब्लू वाला मार्कर वाला पार्ट है, इसको रिप्रेजेंट करने का ऐसा तरीका, ओवरहैंग, इसको नाम दे देते हैं बी डैश। बी डैश कौन सा पॉइंट है, देखिए ये वाला पार्ट है ए, ये वाला पार्ट है ए डैश, और ये वाला पार्ट है बी डैश, और फिर यहां से निकल के ये जो आएगा वो हो जाएगा बी, बी, ठीक। ये है। अब ये जो एक जो बन गया, ये हो गया एक कॉइल। तो अब इसमें अगर आपको कई सारे टर्न्स करने हैं तो क्या कीजिए, आपने यहाँ से इन किया, यहाँ से निकाला, फिर से वापस इसमें डाल दीजिए, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, है ना, ठीक है। तो ये जो है ये टू टर्न कॉइल है, टू टर्न कॉइल, दो टर्न है इसमें। इसके बारे में समझिए, कॉइल एक ही है, कॉइल साइड, किसी भी कॉइल के कॉइल साइड हमेशा दो ही होते हैं। ये पूरा एक कॉइल साइड है, ये पूरा दूसरा कॉइल साइड है। ये जो पार्ट है इसको कहते हैं ओवरहैंग, ओवरहैंग। ये कॉइल साइड 1 है और ये कॉइल साइड 2 है, ठीक है। टर्न्स तो कॉइल साइड 2 है हमेशा, टर्न्स कितने, टर्न्स भी 2 है, 2 बार। और कंडक्टर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंडक्टर्स जिसको जेड कहते हैं। देखिए जितने पार्ट एक्टिव, मतलब जितने पार्ट जिसमें कि ईएमएफ इंड्यूस हो या फोर्स लगे, वो सारा का सारा क्या कहलाता है, कंडक्टर्स कहलाता है। जैसे इसमें ये ए डैश, अगर हम इसको नाम दें A1 डैश, A1, इसको नाम दें B1, B1 डैश, तो ए डैश एक कंडक्टर है, A1 डैश दूसरा कंडक्टर है,
B1 डैश एक कंडक्टर है और B डैश दूसरा कंडक्टर है। तो टोटल कंडक्टर्स कितने हैं? 4। जनरली कंडक्टर्स जो है होता ही है टर्न्स का डबल, तो टर्न्स यहाँ 2 है तो कंडक्टर यहाँ 4 है। ठीक है, तो ये A और ये फाइनली जो यहाँ से निकला B, और उसके बाद ये जो है आगे जाकर के कॉम्यूटेटर से कनेक्टेड होंगे, है ना, और कॉम्यूटेटर के बाद फिर ब्रश के थ्रू सप्लाई देंगे। तो ये कुछ चीजें जो कि आपको जानना जरूरी था इससे पहले कि ये टॉपिक शुरू करें। तो अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। EMF जनरेटेड EMF इन डीसी मशीन, और ये चीज इक्वली वैलिड है डीसी जनरेटर के लिए भी और डीसी मोटर के लिए भी। मोटर में भी होता है बैक ईएमएफ। मोटर हमने पढ़ा था बेसिक ऑफ मोटर में कि मोटर में हम एक सप्लाई देते हैं, उसके कारण एक टॉर्क लगता है, मशीन मूव करती है, लेकिन मूव करने के साथ साथ उसमें ईएमएफ भी इंड्यूस होता है जिसको बैक ईएमएफ करते हैं। जिस तरह से जनरेटर में जब हम लोग एक एक्सटर्नल फोर्स देते हैं तो मूव करता है, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, लेकिन अगर हम लोड से कनेक्ट करें तो अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क भी लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, है ना। उसी तरह से मोटर में भी आप सप्लाई देते हैं, मशीन मूव करती है, जैसे ही मूव करती है उसके वाइंडिंग्स मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो उसमें ईएमएफ भी इंड्यूस होता है जिसको बैक ईएमएफ कहते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन जो इससे निकलेगा वो इक्वली वैलिड होगा फॉर बोथ जनरेटर्स एंड मोटर्स। लेट्स सी क्या होता है, क्या है वो ईएमएफ इंड्यूस। बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एसबीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है, थोड़ा ध्यान दीजिए बस। देखिए इसके लिए हम एक रोटर ले लें, ठीक है, और आपका ये तो है ही पोल्सू, ठीक है, थोड़ा सा ये थोड़ा बड़ा बन गया, आप लोग इसको समझ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक हम लोग एक्सिस लेते हैं, रेफरेंस एक्सिस। ये सपोज ये जो है ये हमारा एक रेफरेंस एक्सिस है, ठीक है, और इसका है थीटा मैकेनिकल इक्वल टू 0 डिग्री। ये इस पॉइंट को हम लोगों ने कहा कि ये जो पॉइंट है ये एक्सिस का ये 0 डिग्री है, मतलब ये होगा थीटा मैकेनिकल इक्वल टू 9, अगर क्लॉकवाइज चले 90 डिग्री, ये 180, ये 270 और फिर ये 360, ठीक। और इसमें हम एक और चीज ये मानते हैं कि एक हमारा कॉइल है, ये शाफ्ट है निकला हुआ, ये इसको मूव करेंगे। तो हम अभी क्या मान रहे हैं कि इसमें आपको समझने के लिए कि एक कॉइल है जो कि इस रेफरेंस से कुछ एंगल राइट साइड शिफ्टेड है। हम लोग इस रोटर को एक स्पीड v मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे हैं, और ये जो है ठीक है, v मीटर पर सेकेंड से ये आपका मूव हो रहा है, और किसी इंस्टेंट पर ये एक पर्टिकुलर हमने एक इंस्टेंट ले लिया कि इस इंस्टेंट पे है ना, ये जब ये एक एंगल कितना ले लें थीटा एम, यहां से ये कुछ एंगल थीटा एम यहां पर शिफ्टेड है, मतलब कॉइल को मूव करने के क्रम में जब ये यहां पर है उस इसमें इसका फोटो खींच के और ये पिक्चर आपके सामने कि ये जब यहां पर है उस समय हम लोग पहले पता करेंगे कि जब ये इस पोजीशन पर होगा उस समय इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा इस कॉइल में। अच्छा, एक और पॉइंट, ये नंबर ऑफ टर्न्स जो कॉइल का है वो n नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग ले रहे हैं, n कैन बी 1 2 3 4 5 पॉजिटिव इंटीजर, तो n नंबर ऑफ टर्न्स है, v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं इसको। अब
इस पोजीशन में इसमें कितना एमएफ इंड्यूस हो रहा है वो निकालेंगे और फिर टोटल फील्ड निकालेंगे कॉइल में कितना हो रहा है। देखिए अब यहाँ पे आपको ये करना है कि जैसे कि ये कंडक्टर और ये है, ये इस डायरेक्शन में यहां से मूव कर रहे हैं। देखिए जरा, इस चीज को हम लोग देख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर आपको ये करना है कि ये इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ठीक। ये कंडक्टर ऊपर की तरफ मूव हो रहा है और ये कंडक्टर नीचे की तरफ मूव हो रहा है। अगर इसका हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करें तो कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या, n नंबर ऑफ टर्न्स है, इसको हम उतना नहीं दिखाएंगे, n टर्न्स है, ठीक है, ठीक है, n नंबर ऑफ टर्न्स है इसमें। अब इसमें ये है कि मान लीजिए इस एंड को हम ए नाम दे देते हैं, यानी ये यहाँ पर ए है, इसके पीछे वाला पार्ट ए डैश होगा, फिर इसके पीछे वाला पार्ट यहाँ बी डैश और ये वाला पार्ट बी। अब देखिए ये कंडक्टर, कई सारे कंडक्टर एन टर्न्स है, मतलब 2 टोटल कंडक्टर्स, इधर भी एन कंडक्टर्स होंगे, इधर भी एन कंडक्टर्स होंगे। जैसे कि 2 टर्न था, N2 था, तो 2 कंडक्टर इधर थे, 2 कंडक्टर इधर थे। अब ये इस स्लॉट में जो भी कंडक्टर्स हैं वो नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, है ना, इसमें वाले ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जनरेटेड ईएमएफ किसी भी कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है डायनेमिकली, अगर ईएमएफ इंड्यूस है तो उसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एक कंडक्टर किसी भी कंडक्टर इक्वल टू BLV sin थीटा, B फ्लक्स डेंसिटी, L लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो यहाँ भी हम लोग लेंथ ऑफ कंडक्टर L लेके चल रहे हैं, B वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड, तो वो तो ले ही लिए, और थीटा फ्लक्स डेंसिटी और वेलोसिटी, जो कि हमेशा वेलोसिटी इसका हमेशा कैसा होता है, टेंजेंशियल, तो फ्लक्स डेंसिटी और वेलोसिटी के बीच का जो एंगल है वही क्या है, थीटा। तो देखिए अब इसमें ये, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड तो ये है, डायरेक्शन राइट हैंड रूल आपको पता है, ये राइट हैंड रूल में ये मिडिल फिंगर ईएमएफ इंड्यूस को बताएगा, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को और थंब उसके मोशन को। तो अगर इस कंडक्टर की बात करें तो ये कंडक्टर का मोशन नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकला और साउथ में जा रहा है ऐसे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये मैग्नेट इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इधर, मूवमेंट नीचे, तो ईएमएफ इंड्यूस बाहर की तरफ, यानी बाहर की तरफ प्लस, अंदर में जो कंडक्टर्स हैं उसमें ईएमएफ इंड्यूस बाहर की तरफ हो रहा है, मतलब बाहर की तरफ प्लस, मतलब ए की तरफ प्लस, बाहर की तरफ प्लस मतलब ए पे प्लस और पीछे पे माइनस, यानी ए डैश पे माइनस, और जो मैग्नीट्यूड है उसको ई लिख लो, ई। अब जितने भी कंडक्टर्स होंगे इस स्लॉट में सभी में ई ईएमएफ इंड्यूस होगा, और एन कंडक्टर्स हैं तो इस तरफ टोटल ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, एन इंटू ई। अगर 2 कंडक्टर रहता है ना तो प्रत्येक में ई होता तो 2e होता, एन कंडक्टर्स हैं तो एन ई। इधर आते हैं इस तरफ, यानी इसके लिए अब ये जो कंडक्टर है जो कि आपका, ये कंडक्टर था आपका साउथ पोल के अंदर में और ये कंडक्टर है नॉर्थ पोल के अंदर में। ये जो कंडक्टर्स हैं इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगा सभी कंडक्टर्स में, तो इसमें देखें अगर इनका मूवमेंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड तो इसके लिए भी ऐसा ही है, इधर से ऐसे, लेकिन इनका मूवमेंट ऊपर की तरफ है, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस अंदर की तरफ हो रहा है, ये उंगली आपके अंदर की तरफ जा रही है, मतलब अंदर की तरफ ये ए है तो ये बी है, अंदर की तरफ प्लस, मतलब यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, दोनों इस पोजीशन पर है, बी इसके लिए भी वही है, इसके लिए भी वही है, लेंथ सेम है, वेलोसिटी सेम है, एंगल भी सेम आ जाएगा, वो देखेंगे उसको। तो यहाँ पर भी ईएमएफ इंड्यूस होगा ई, एन कंडक्टर्स यहाँ भी है तो एन इंटू ई। अब अगर आप यहाँ पे केवीएल लगाएंगे तो रिजल्टेंट जो वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा वो मिलेगा एनई, और एनई दोनों ऐड हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप इस वोल्टेज को ई रिजल्टेंट अगर कहें और यहाँ से अगर केवीएल लगाना स्टार्ट करें यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस एनई, ठीक है, ये हो गया प्लस एनई, फिर यहाँ पे प्लस एनई और यहाँ पे माइनस ई रिजल्टेंट इक्वल टू 0,
तो देयरफॉर ई रिजल्टेंट इक्वल टू 2 एन, है कि नहीं? तो यानी कि इस अगर प्रत्येक कंडक्टर में ई वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है तो इस कॉइल टोटल कॉइल एंड टर्न कॉइल कितना वोल्टेज देगा आउटपुट में? 2Ne। तो इसको EC कहते हैं, ईएमएफ इंड्यूस इन कॉइल। इस कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो कितना है? 2Ne। इतना बात समझ में आ रहा होगा आपको कि इस कॉइल में अभी E की वैल्यू पुट करेंगे वो आगे की बात है, लेकिन प्रत्येक इसमें n नंबर ऑफ कंडक्टर तो Ne, इस n नंबर ऑफ कंडक्टर तो Ne, टोटल ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा पूरे कॉइल में? 2Ne। करेक्ट। अब थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, यानी कि देखिए इसको मिटा रहे हैं हम। देखिए यानी कि जो ईएमएफ इंड्यूस आया वो आया EC, ईएमएफ इंड्यूस इन कॉइल, इस पोजीशन में टोटल कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस कितना है? 2Ne। ठीक है, यहाँ पर EC है कॉइल के ईएमएफ इंड्यूस और ये E है प्रत्येक कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। अब अगर हमको E की वैल्यू पुट करनी है तो यहाँ पे जो फ्लक्स डेंसिटी है उसको हम लोग मान रहे हैं B, लेंथ है L, V। अब देखिए अब अगले जो हम बात बोल रहे हैं उसको समझने के लिए थोड़ा सा इसको बीच का ये जो गचपच है इसको थोड़ा सा हमको हटाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ठीक है, ये इधर आपका साउथ पोल है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो भी बी का जो डायरेक्शन है वो देखिए कैसा होगा। यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, ये एंगल आपको पता ही है थीटा एम। यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा और ये ऐसे इधर होते हुए हॉरिजॉन्टली इट विल मूव टुवर्ड दिस और फिर ये पोल में चला जाएगा। यानी कि बी का डायरेक्शन है ऐसे। देखिए ये हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, आपको अभी प्रत्येक कंडक्टर का यहाँ पुट करना होगा ईएमएफ इंड्यूस, तो वो तो होता है बी एल वी साइन थीटा, है ना। बी तो फ्लक्स डेंसिटी है, एज्यूम टू बी कांस्टेंट जब ये इधर है, ठीक है ना। एल लेंथ ऑफ कंडक्टर पता है, बी वेलोसिटी पता है, साइन थीटा। बी और वी के फ्लक्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना होगा, ये कितना हम यहाँ पुट करें। तो आपका जो कॉइल है वो यहाँ रेफरेंस से थीटा एम एंगल इस तरफ शिफ्ट हुआ, ये एंगल कितना है? थीटा एम। ठीक है ना। अच्छा ये बी है, करेक्ट, और दिस इज बी। थोड़ा सा और हम इसको और थोड़ा सा करने का प्रयास करें अच्छे से। ठीक है, बी का डायरेक्शन कुछ आप ऐसे माने, कुछ इस तरफ हॉरिजॉन्टल, यहां से निकलेगा हॉरिजॉन्टली फिर ये इधर चला जाएगा। और ये जो आपका कंडक्टर है इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे है भाई, टेंजेंशियल, है ना। टेंजेंशियल मतलब इस लाइन से 90 डिग्री इधर। अब हम लोगों को निकालना है ये एंगल कितना है? थीटा इक्वल टू हाउ मच। तो सिंपल यहाँ पे मैथमेटिक्स यूज करेंगे। ये स्ट्रेट ऐसे है, करेक्ट, ये थीटा एम है ना, और ये स्ट्रेट है मतलब दिस इज 90 डिग्री, ठीक, ये थीटा एम। तो थोड़ा सा इसको हम यहाँ अगर आपको दिखाएं तो देखिए समथिंग लाइक दिस, ये है आपको बी, ठीक है, ये और इससे परपेंडिकुलर ये है बी। ये एंगल हमको पता करना है और ये एंगल हमको पता है, ठीक है ना, और ये एंगल भी हमको पता है 90 डिग्री, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी। तो ये अगर थीटा एम है, ये 90 है, तो इट विल बी 90 माइनस
थीटा एम, ठीक है। ये 90 माइनस थीटा एम, ये 90, तो ये कितना होगा? अब सोच के सोचिए, ये अगर x है तो इन तीनों का सम शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो सिंस 90 माइनस थीटा एम प्लस 90 प्लस x इक्वल टू 180, तो therefore x should be equal to, बोलिए, थीटा एम ऑब्वियसली, क्योंकि ये 180 इधर जाके कटेगा, x इक्वल टू 180 माइनस 180 प्लस थीटा एम, तो कितना हो गया? थीटा एम। यानी कि v और v के बीच का एंगल वही होता है जितना एंगल से कॉइल इस रेफरेंस से शिफ्ट करता है। b और v के बीच का एंगल उतना ही होगा जितना एंगल से कॉइल इस सेंटर रेफरेंस एक्सिस से शिफ्ट करेगा, ठीक है, उतना ही होगा, ठीक है। तो ये आपको, यानी कि यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस इन ईच कंडक्टर इक्वल टू BLV, तो यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा एम, है ना। प्रत्येक कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो कितना हुआ? इक्वल टू BLV साइन थीटा एम। तो ये, यानी कि ये आप समझ गए, अगर यहाँ पे ये है, ठीक है, तो इसको रब करना, therefore या since E इक्वल टू BLV sin थीटा m, therefore EC इक्वल टू 2 into n into BLV sin थीटा m, ठीक है, ये हो गया 2n BLV sin थीटा m। अब देखिए, जो आपका देखिए, जो मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ लिया है, तो ये भी है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब इसके बाद इसको आप इक्वेशन 1 मान लें, इसके बाद जो है एक ऐसा टर्म है जो कि आपको हम बस इसके फार्मूला बताएंगे, क्योंकि इसका डिराइवेशन है प्रॉपर, आप किसी बुक में पीएस बिमरा या किसी में देख सकते हैं डिराइवेशन, लेकिन उसकी आपके सिलेबस में जरूरत नहीं है। इसलिए एक टर्म है, नोट में मैंने आपको जो नोट्स हम भेजेंगे उस नोट में लिखा हुआ है, फाई फ्लक्स पर पोल, मतलब यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ से निकल रहा है उसका मैग्नीट्यूड। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि फाई इक्वल टू बी इंटू ए होता है, फ्लक्स डेंसिटी इंटू एरिया, लेकिन इसका एक और भी फार्मूला है जिसको हम लोग यूज करेंगे, जो कि मशीन के रोटर के डायमेंशन के टर्म्स में दिया हुआ है कि फाई फ्लक्स पर पोल इज इक्वल टू, इसका पूरा डेरिवेशन है, आप पढ़ सकते हैं, 4/p, p मतलब नंबर ऑफ पोल्स, b फ्लक्स डेंसिटी, l लेंथ ऑफ रोटर, और ऑब्वियसली जो लेंथ ऑफ रोटर होगा वही लेंथ ऑफ कंडक्टर भी होगा, रोटर जितना पीछे तक कंडक्टर भी उतना ही पीछे तक, तो 4/p b इंटू l इंटू r, 4/p b इंटू l इंटू r, ये फॉर्मूला है। इसमें b m है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, है ना। तो जो हमारा, जब हमारा कंडक्टर ये जैसे ही आपके पोल के रेंज में पहुंचेगा, जैसे जैसे ही इसमें पहुंचेगा, तो यहां से लेकर के यहां तक का मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी तो कांस्टेंट है और मैक्सिमम है Bm, है ना। तो ये B जो यहाँ है वही यहाँ से, तो फाई इक्वल टू 4/p b Lr, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे कि B की वैल्यू को निकालेंगे, तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलिए, फाई इंटू p अपॉन 4 Lr, इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, therefore EC इक्वल टू 2 इंटू n इंटू 5 इंटू p अपॉन 4 Lr, ठीक है ना, 2 इंटू n इंटू ये b हो गया इंटू l इंटू p इंटू साइन थीटा m, यहाँ से कुछ कुछ कटने वाला है, l से l कटेगा, 2 से 2 कटेगा,
सॉरी 4 कट गया 2 होगा। तो एक्सप्रेशन यहाँ क्या है, n phi p v sin थीटा m अपॉन 2r, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है। अब इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, देखिए जो फॉर्मूला है उसमें तो v आपका मीटर पर सेकंड मतलब हाँ इक्वल टू BLV में तो v डालना पड़ता है मीटर पर सेकंड में, लेकिन जनरली हम लोग जानते हैं कि रोटर का मूवमेंट हम लोग RPM या RPS में लेते हैं, है ना, रेवोल्यूशन पर मिनट या पर सेकंड में, और आपको दिया भी रहेगा क्वेश्चंस में भी RPM या RPS में। तो मीटर पर सेकंड को RPS या RPM में कैसे बदलते हैं, तो इट इज वेरी सिंपल कि देखिए वैसे तो इसका आपको फॉर्मूला पता भी होगा कि v इक्वल टू क्या होता है 2 पाई RN होता है मीटर पर सेकंड, लेकिन इसको हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं कैसे। देखिए इफ n इज इन RPS रेवोल्यूशन पर सेकंड एंड v इज इन मीटर पर सेकंड, v किस में है, मीटर पर सेकंड में, तो अगर आपके रोटर की स्पीड सपोज 1 मीटर पर सेकंड है ना, इफ v इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड यानी 1 सेकंड में 1 मीटर मूव करता है, ठीक है, 1 सेकंड में 1 मीटर मूव करता है। और अगर जो मतलब रोटर है ये 1 सेकंड में 1 मीटर मूव करता है, और अगर इसका जो RPS है 1 मिनट, और अगर इस रोटर का जो रेडियस है वो रेडियस अगर r है, रेडियस r है, तो 1 सेकंड में अगर रेडियस r है, एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर होगा, डिस्टेंस कवर्ड इन मिनट, ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, अगर ये इसका रेडियस अगर r है तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा 2 पाई r मीटर, और 2 पाई r मीटर, अगर इफ 2 पाई r इक्वल टू 1 मीटर, अगर 2 पाई r जो इसका परिधि है सर्कमफ्रेंस है वो अगर 1 मीटर है, तो अगर इसकी वेलोसिटी भी थी 1 मीटर पर सेकंड, और जो 2 पाई r वो भी अगर 1 मीटर है, तो यानी कि v इज इक्वल टू n, कैसे, इस तरह से कि देखिए v वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड, और ये 2 पाई r इक्वल टू 1 मीटर, तो 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है ना, यानी 1 सेकंड में 1 मीटर कवर करता है, और जो सर्कमफ्रेंस है वो भी 1 मीटर है, यानी 1 सेकंड में 1 रेवोल्यूशन भी पूरा हो रहा है, यानी RPS भी कितनी है 1 ही है, 1 रेवोल्यूशन 1 मीटर पर सेकंड, और 1 रेवोल्यूशन मतलब 1 मीटर, यानी 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड, तो v इक्वल टू n। ये तो तब है जब ये 2 पाई r इक्वल टू 1 मीटर है, अगर 2 पाई r इक्वल टू सपोज 5 मीटर हो, 5 मीटर हो, 2 पाई r अगर 5 मीटर हो, तो यानी कि 5 मीटर 2 पाई r इक्वल टू हाउ मच 5 मीटर, अगर 2 पाई r अगर 5 मीटर है, और जो वेलोसिटी है ये है 1 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 1 मीटर कवर कर रहा है, और 2 पाई r है 5 मीटर, यानी कि 1 सेकंड में कितना रेवोल्यूशन पूरा होगा 1/5, 1/5 पूरा होगा, यानी कि
5 सेकंड लेगा तब जाकर के एक रेवोल्यूशन पूरा होगा, यानी, है ना, यानी कि इसके केस में जो n की वैल्यू होगी, ये n की वैल्यू, ये 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड नहीं होगी, ये एक सेकंड में 0.2 रेवोल्यूशन होगा, n इक्वल टू 0.2 रेवोल्यूशन पर सेकंड, है ना, क्योंकि 5 सेकंड में जाकर के ये 5 सेकंड तक मूव करेगा तब जाकर के एक रेवोल्यूशन पूरा होगा, है ना, क्योंकि 5 सेकंड में 5 मीटर कवर होगा, एक ही पूरा होगा। तो देखिए जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी और n के बीच का जो रिलेशन है वो v इक्वल टू 2 पाई आर एन कैसे हुआ, तो उसके पीछे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि v इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एन मीटर पर सेकेंड। अगर n की वैल्यू, अगर रेवोल्यूशन पर सेकेंड की वैल्यू, n की वैल्यू अगर 10 आरपीएस है, 10 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, अगर n की वैल्यू 10 आरपीएस है, 10 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 10 रेवोल्यूशन और 10 रेवोल्यूशन। अब अगर एक रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, डिस्टेंस कवर्ड, ध्यान से, इन 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू, अगर 1 मीटर, एक रेवोल्यूशन में अगर 1 मीटर कवर कर रहे हैं और 10 रेवोल्यूशन पर सेकंड है, मतलब डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है कि नहीं। अगर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में अगर 1 मीटर डिस्टेंस कवर करता है और स्पीड है 10 आरपीएस, तो वेलोसिटी कितनी होती है 10 आरपीएस, एक सेकंड में 10 रेवोल्यूशन और एक रेवोल्यूशन में 1 मीटर, यानी कि 10 मीटर कवर कर रहा है एक सेकंड में, यानी v कितना आ जाएगा, v कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने ये माना कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू 1 मीटर है ना। अगर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू, यानी इक्वल टू 2 पाई आर इक्वल टू, अगर 2 मीटर हो, 2 पाई आर अगर इक्वल टू 2 मीटर हो, यानी एक रेवोल्यूशन में अगर 2 मीटर कवर हो रहा है ना, और एक सेकंड में 10 रेवोल्यूशन, तो एक सेकंड में 20 मीटर, यानी कि v कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10 मीटर पर सेकंड, यानी 2 पाई आर जो कि 2 है इंटू n, है ना। तो आप ऐसे समझिए, चाहे ऐसे समझ, जैसे भी समझिए, v इक्वल टू 2 पाई आर एम यह होता है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं अगर 2 पाई आर 2 मीटर है और n की वैल्यू 10 आरपीएस है, मतलब 10 रेवोल्यूशन पर सेकंड, और एक रेवोल्यूशन में 2 मीटर, तो 10 रेवोल्यूशन में 20 मीटर, 20 मीटर पर सेकंड, तो v इक्वल टू 2 पाई आर एन, ठीक है। तो सिंस v इक्वल टू 2 पाई आर एन मीटर पर सेकंड, तो देयरफॉर EC इक्वल टू n पाई p इंटू 2 पाई आर एन साइन थीटा m डिवाइडेड बाई 2r, तो 2 से 2 कट गया, r से r कट गया, तो देयरफॉर EC कितना आ गया n पाई p पाई n साइन थीटा m वोल्ट, ठीक है। ये एक रिलेशन है, अभी ये फाइनल रिलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ तक हम लोग पहुंचे, और यहाँ से देख के आपको क्या लग रहा है कि जो कॉइल जो कि यहाँ पर था उसमें ईएमएफ इंड्यूस कितना हो रहा है n फाई p पाई n साइन थीटा है ना, यानी कि साइनोसॉइडली चेंज करेगा, जैसे जैसे उसका थीटा m चेंज होगा वैसे वैसे ईएमएफ इंड्यूस भी चेंज होगा। जब वो, आप फिगर वो ध्यान में आइए, जब कॉइल अभी यहाँ था, जब ये यहाँ आएगा, जो हम लोग कहते हैं कि सेंटर ऑफ पोल पे ईएमएफ इंड्यूस मैक्सिमम होता है, जब ये यहाँ आएगा तो उस कंडीशन में थीटा m की वैल्यू विल बी 90 डिग्री, है ना, थीटा m कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा।
और थीटा एम अगर 90 डिग्री होगा तो उस कंडीशन में ईएमएफ इंड्यूस मैक्सिमम होगा, है कि नहीं। तो ये यानी साइनोसॉइडली चेंज हो रहा है, यानी कि जो ईएमएफ इंड्यूस है कॉइल में उसका अगर हम लोग ग्राफ बनाए, कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस है उसका ग्राफ बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा, ईसी और थीटा एम, ये कुछ ऐसा बनेगा। ये ऊपर नीचे जो भी है, ये तो देखिए, ये तो आपको कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस का ही ग्राफ है, साइन थीटा एम के हिसाब से चेंज करें। लेकिन हमको पता है कि कम्यूटेटर आउटपुट जो हमको ब्रश में जो आउटपुट मिलने वाला है वो साइनोसॉइडल नहीं मिलने वाला है, वो तो हमको डीसी मिलने वाला है, पल्सेटिंग डीसी मिलने वाला है। तो वो भी हम लोग ये कुछ इस तरह से कम्यूटेटर क्या करेगा कि ये जो नेगेटिव साइकिल है ये होने नहीं देगा। हम लोग पढ़ चुके हैं किस तरह से ब्रश और कनेक्शन चेंज होकर के होता है, तो ये कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह का वोल्टेज आपको मिलेगा। देखिए, तो किसी भी इंस्टेंट का जब आपका जो कॉइल है किसी भी इंस्टेंट पे कितना वोल्टेज है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे, ये तो ऑब्वियसली मैक्सिमम है, किसी भी इंस्टेंट पे कितना है वो तो आप थीटा एम की वैल्यू को पुट करके निकाल सकते हैं। लेकिन हमको निकालना है एवरेज वैल्यू, है ना, एवरेज। ये देखिए ये इसको हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 0, ये हो जाएगा थीटा एम इक्वल टू पाई बाई 2 और ये हो जाएगा थीटा एम इक्वल टू पाई। तो हमको इसका पीरियड कितना है, टाइम पीरियड पाई के बाद रिपीट कर रहे हैं। तो हमको इसमें आप इसका एवरेज वैल्यू निकालना है। वैल्यू हमेशा चेंज होगी, लेकिन एवरेज वैल्यू मतलब एक ऐसी वैल्यू जिससे अबव होगा, नीचे होगा, लेकिन एवरेज। और ये ऐसा वोल्टेज हम लोग सप्लाई भी नहीं करते हैं, आगे जाकर के इसको फिल्टर लगाते हैं ताकि प्योर डीसी के कॉम्पिटिशन में मिले। तो वो भी जो आपको डीसी मिलेगी फिल्टर करके वो भी एवरेज वैल्यू में मिलेगी। तो एवरेज निकालना है। अब इसका एवरेज निकालना हम जानते हैं, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज, यू नो बेटर। तो इसमें ई एवरेज विल बी इक्वल टू 1 बाई पाई टाइम पीरियड, इंटीग्रेट करेंगे 0 से पाई, इसको इस पूरे को इसको n फाई पी पाई m साइन थीटा m डी थीटा m, ठीक है। अब ये सारा चीज बाहर निकलेगा, साइन थीटा m का इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस कॉस थीटा m होता है। तो इसको हम लिख रहे हैं 1 बाई पाई नहीं, अच्छा ये पाई से ये पाई भी कैंसिल होगा, ठीक है, पाई से पाई आपका कैंसिल होगा, बाहर निकलेगा आपको n फाई पी एन फाई पी एन, और अंदर में माइनस कॉस थीटा एम, तो माइनस को हम बाहर ले माइनस, तो कॉस थीटा एम 0 से पाई, ठीक है। इसमें माइनस एन फाई पी एन और कॉस पाई हो जाएगा -1 और माइनस, ये आप समझ सकते हैं, ये पाई पुट करेंगे। तो ये जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इसको -n5 pn -1 ये मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो ये आ जाएगा, इसको मिटाते हैं। ये हो जाएगा आपको ई एवरेज -1 -2 और -2 2n 5 pn वोल्ट, ठीक है। अब सिंस z इक्वल टू 2n therefore n इक्वल टू z बाई 2, टर्न्स अगर 2 है तो कंडक्टर 4 होता है, कंडक्टर की संख्या टर्न्स की संख्या का डबल, तो z इक्वल टू 2 है तो n इक्वल टू z बाई 2, इसको इसमें पुट करेंगे, तो दिस इंप्लाइज दैट E एवरेज इक्वल टू 2 इंटू z बाई 2 5 pn, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर E एवरेज इक्वल टू z 5 pn वोल्ट, ठीक है। मतलब कि जो जेड कंडक्टर्स हैं
उसका वोल्टेज इंड्यूस का एवरेज वैल्यू कितना है, Z5Pn। अब ये तो टोटल कंडक्टर्स में है, एक कंडक्टर में कैसे निकलेगा कि एक कंडक्टर में कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है एवरेज, डिवाइडेड बाय Z करेंगे, देयरफॉर E एवरेज पर कंडक्टर इक्वल टू Z5Pn by Z इक्वल टू 5Pn वोल्ट। तो उस कॉइल के एक कंडक्टर का वोल्टेज हमको निकल गया। देखिए एक कंडक्टर का वोल्टेज BLV sin थीटा MV था, वहां से हम लोग एवरेज निकाल करके लाए, तो वही चीज कन्वर्ट होकर क्या हुई है 5Pn एक कंडक्टर में। तो एक चीज और इसको छोटा सा समझना है कि जैसे हम लोग वाइंडिंग्स पढ़े, लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स, और वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज ऑलवेज इक्वल टू 2। सपोज इसका ये करेंगे तो एक चीज ध्यान दीजिए, सपोज मान लीजिए Z इक्वल टू 20 है, नंबर ऑफ कंडक्टर किसी मशीन में कितना है 20, और नंबर ऑफ पोल 4 है, और लैप कनेक्टेड है, लैप कनेक्टेड है, मतलब कि 4 पैरेलल पाथ होंगे और टोटल कंडक्टर 20 है। तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि अगर Z इक्वल टू 20 है और P इक्वल टू 4 है, लैप कनेक्टेड मशीन है, तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ विल बी आल्सो इक्वल टू 4, 4 पैरेलल पाथ, टोटल 20 कंडक्टर, मतलब हर एक पैरेलल पाथ में 5 कंडक्टर, कुछ इस तरह से। ये एक कंडक्टर है, ठीक है, 1 2 3 4 5, सिमिलरली 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से लैप कनेक्टेड मशीन में अगर 4 पैरेलल पाथ हैं, 4 पोल हैं और 20 कंडक्टर हैं, तो प्रत्येक पैरेलल पाथ में 5-5 कंडक्टर होंगे, और एक कंडक्टर का वोल्टेज ये है 5Pn, ये एक का हमको पता है और हमको चाहिए इस पूरे का, तो कैसे पता चलेगा, अब प्रत्येक का वोल्टेज इतना ही है 5Pn, इसका भी इतना ही है, इसका भी इतना ही, इसका भी, सबका इतना ही। पैरेलल में इन पांचों का जो ये पांचों तो सीरीज में है और ये 4 पैरेलल पाथ में, इन पांचों का जो सम होगा वही तो टोटल वोल्टेज होगा। यहाँ पर अगर एक का वोल्टेज 2 वोल्ट है ना, तो टोटल हो जाएगा 10 वोल्ट, 2 2 2 2 2, और यही वही यहाँ पर मिलेगा 10 वोल्ट। मतलब कि एक कंडक्टर का अगर मिल गया और हमको टोटल पूरे ब्रश के क्रॉस पता करना है, तो हमको ये पता करना है कि एक पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर्स हैं। अगर टोटल कंडक्टर Z है और टोटल पैरेलल पाथ अगर A है, तो एक पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर होंगे, Z बाई, है ना। तो ये देखिए, तो एक कंडक्टर का मिल गया, अब टोटल मशीन का निकालने और क्या करेंगे हम लोग, एक कंडक्टर का वोल्टेज इनटू नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन पैरेलल पाथ, और नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन पैरेलल पाथ क्या होगा, Z बाई A। तो इसको हम जरा समझाने के लिए था ये करने। तो यहां पर नाउ वोल्टेज अक्रॉस ब्रश इक्वल टू E एवरेज पर कंडक्टर इनटू नंबर ऑफ कंडक्टर इन ईच पैरेलल पाथ, ठीक है। एंड सिंस नंबर ऑफ कंडक्टर इन ईच पैरेलल पाथ will be equal to Z by A, where A equal to number of पैरेलल पाथ, जो कि लैप कनेक्टेड के लिए पोल की संख्या के बराबर होगा और वेव कनेक्टेड के लिए 2 होगा। यानी कि वोल्टेज अक्रॉस ब्रश विल बी इक्वल टू 5Pn इंटू Z बाई A। तो फाइनल एक्सप्रेशन जो आपको आएगा इसका वोल्टेज अक्रॉस ब्रश का, वो कुछ ऐसा है। तो देयरफॉर E
E average across brush will be equal to 5Pn into Z by A। तो ये ही एक्सप्रेशन है जिसके लिए ये 1 सवा घंटा आपका समय लिया गया है। ZP5N upon A volt। ठीक, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। किसी भी डीसी मशीन में ईएमएफ इंड्यूस का ये आपको फॉर्मूला है, E एवरेज इक्वल टू नंबर ऑफ कंडक्टर इंटू नंबर ऑफ पोल इंटू फ्लक्स पर पोल इंटू स्पीड इन आरपीएस। ये ध्यान देना है। एंड यहाँ आरपीएस में, अगर आपको क्वेश्चन में आरपीएम में देता है तो उसको आरपीएस में कन्वर्ट करेंगे तब इसमें आएगा। और ए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, ये तो आपको नंबर ऑफ पोल्स और टाइप ऑफ वाइंडिंग से पता चल जाएगा ए की वैल्यू क्या है। ठीक है, इसका एक और, अच्छा इसमें एक और छोटा सा चीज है, बस तुरंत हो जाएगा ये। देखिए इसमें एक बार जब हम लोग मशीन की डिजाइनिंग कर लेते हैं तो नंबर ऑफ पोल फिक्स हो जाता है ना, कंडक्टर की संख्या फिक्स हो जाती है, ए फिक्स हो जाता है, लेकिन मतलब जेड पी ए ये तीनों कांस्टेंट हो जाता है। आपका फाई और एन ये दो चीज को वैरी कर सकते हैं। फाई को वैरी कर सकते हैं, जो सप्लाई दे रहे हैं फील्ड वाइंडिंग में उसके करंट की वैल्यू को चेंज करके फाई को चेंज कर सकते हैं। एन स्पीड, शाफ्ट की स्पीड को चेंज कर सकते हैं। तो ये दोनों वेरिएबल हैं, बाकी जेड पी और ए कांस्टेंट है। तो इसको एक अलग फॉर्म में और लिखा जाता है, ई एवरेज इक्वल टू जेड पी अपॉन ए को कांस्टेंट लिखा गया के ई फाई एन वोल्ट, वेयर के ई इक्वल टू जेड पी अपॉन ए। ठीक, अब एक और फॉर्म है इसका रेडियन के फॉर्म में। देखिए, ठीक है, देखिए एन या 1 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, अगर एक सेकेंड में अगर एक रेवोल्यूशन हो रहा है, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो रहा है, तो कितना रेडियन कवर हो रहा है? 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन। तो 1 आरपीएस इक्वल टू 1 आरपीएस इक्वल टू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो एन आरपीएस इक्वल टू 2 पाई एन रेडियन पर सेकेंड, और इसी को क्या करते हैं ओमेगा एम। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट पर हम इसके आगे बढ़ेंगे। सिंस ई ए भी इक्वल टू जेड पी फाई एन अपॉन ए, इसको ऊपर नीचे 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हो जाएगा जेड पी फाई अपॉन 2 पाई ए इंटू 2 पाई एन, और ये 2 पाई एन क्या हो जाएगा ओमेगा एम। देयरफॉर एक और जो फॉर्म आ गया इसका एवरेज वोल्टेज का, ई एवरेज इक्वल टू जेड पी अपॉन 2 पाई ए फाई ओमेगा एम। एक बार फिर से ये कांस्टेंट है, इसको लिखा जाता है के ए फाई ओमेगा एम वोल्ट, वेयर के इक्वल टू जेड पी अपॉन 2 पाई ए। तो ये दो फॉर्मूला ही आप यूज करेंगे जहां भी आपको ईएमएफ इंड्यूस निकालना होगा, और किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो उसको इस फॉर्मूला पे लाने की कोशिश करनी है ना। बहुत सारे फॉर्मूलाज याद करने की जरूरत नहीं है, किसी को भी इस फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे। एक न्यूमेरिकल हम यहाँ पे आपको करके दिखा रहे हैं, उसके बाद बाकी हम आपको नोट्स में दे देंगे न्यूमेरिकल, वो करेंगे और अगले क्लास में फिर उनको हम डिस्कस कर देंगे। तो एक न्यूमेरिकल यहाँ पे हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन दे रहा है कि ए 4 पोल डीसी मशीन, सॉल्यूशन गिवन 4 पोल डीसी मशीन P इक्वल टू 4, 60 स्लॉट्स कितना है 60, एंड 8 कंडक्टर पर स्लॉट, कंडक्टर पर स्लॉट इक्वल टू 8, हैज टोटल फ्लक्स पर पोल इक्वल टू 20 मिलीवेबर। फ्लक्स पर पोल कितना है 20 मिलीवेबर, 20 into 10 to the power -3 वेबर।
फॉर ए रिलेटिव स्पीड ऑफ 1500 आरपीएम, स्पीड कितनी है आरपीएम, ध्यान दे दीजिए स्पीड हम लोग को आरपीएस में चाहिए, ये 1500 आरपीएम है, तो इसको आरपीएस में कन्वर्ट करने के लिए वी विल डिवाइड इट बाय 60, इट विल बी 25 आरपीएस, 6 दूनी 12, 6 5 30, 25 आरपीएस, ये आ गया। जनरेटर वोल्टेज निकालना है और लैप कनेक्टेड है, लैप कनेक्टेड है मतलब A इक्वल टू P इक्वल टू 4 E एवरेज निकालना है। देखिए सिंस E एवरेज इक्वल टू ZP phi n अपॉन A वोल्ट, अब इस फॉर्मूला में आपके पास P है, phi है, n है, A है, Z नहीं, लेकिन Z के लिए दे दिया है यहाँ 60 स्लॉट्स एंड 8 कंडक्टर पर स्लॉट, एक स्लॉट में 8 कंडक्टर, तो टोटल कंडक्टर कितने हो जाएंगे, Z इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट्स इनटू कंडक्टर पर स्लॉट, तो नंबर ऑफ स्लॉट 60 इनटू 8 इक्वल टू 480, ठीक। अब जो भी इसमें डाटा है उसको इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट E एवरेज इक्वल टू 480 into 4 into 20 into 10 to the power minus 3 into 25 divided by 4 वोल्ट, इसको सॉल्व कीजिएगा तो लगभग 240 वोल्ट आंसर आएगा। इसी तरह से एक दो प्रॉब्लम हम आपको नोट्स में देंगे और इसको सॉल्व अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग ये एवरेज देखें, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, नहीं समझ में आए तो पिछले जो नोट्स हैं उनको एक बार रिवाइज कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आए समझ में तो आप व्हाट्सएप पर जो ग्रुप है अपना उस पर भेज सकते हैं या कमेंट्स में आप आंसर कर सकते हैं। फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फीडबैक जरूर दीजिए कैसा लगा और इसमें क्या इंप्रूवमेंट किया है।